गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम फिर से आप लोगों के लिए साइंस का जो एनटीपीसी और ग्रुप डी, तो याद रखिएगा आप लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो कभी तैयारी करते हैं तो उसके लिए मैं फिर से साइंस का आज का प्रैक्टिस सेट टूल आए हूँ जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा। ताकि इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया हूँ, तो जो कभी पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वो पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो आज हम लोग साइंस का और ग्रुप डी का, तो ये दोनों एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों का रोल है, ठीक है। तो याद रखिएगा एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा। तो इसीलिए आज हम चलिए प्रैक्टिस टूल आए हैं, तो जो कभी पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, बहुत डिटेल के साथ करवाए हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। आज का हम लोग पहला प्रश्न करते हैं, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर जुड़ जाइए आप लोग, और आप लोग कंप्लीट करवाएंगे। चलिए आज का पहला है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो आपको बताना वसा में कौन सा घुलनशील है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन, मतलब इनमें से सभी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है। चलिए तो इसमें कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो याद रखिएगा वसा में घुलनशील कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो देखिए कैसे, अब इसको बता याद करने का तरीका है, कीड़ा कैसे याद कीजिएगा, कीड़ा के ई डी ए, तो इसको याद कीजिएगा ब्रैकेट में कीड़ा, ठीक है। कीड़ा, कीड़ा से क्या होता है, और जो मतलब कि ये जो है वह सम घुलनशील है, ठीक है। तो याद रखिएगा कीड़ा, और जो पानी में घुसन घुलनशील होता है तो उसको याद रखिएगा गई भैंस पानी में, गई भैंस, ठीक है। याद रखिएगा गई भैंस पानी में, तो गई भैंस पानी में, पानी में। तो देखिए भैंस मतलब बी, विटामिन बी और सी, ठीक है। तो विटामिन बी और सी जो होता है याद रखिएगा, विटामिन बी और सी ये पानी में घुलनशील है, तो यही से याद रखिएगा गई भैंस पानी में। तो भैंस क्या है, पानी में, तो भैंस है पानी में चल गया, तो याद रखिएगा भैंस पानी में। और इसको बसा में घुलनशील को याद रखना है के ई डी ए, कीड़ा, कीड़ा से विटामिन के ई डी ए सारा हो जाएगा, तो इससे आप इसको आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। आपको बताना उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। यहाँ देखिए आपको, देखिए सूर्य दिख रहा होगा, देखिए डूब रहा है, यहाँ भी लाल दिख रहा है, और उदय होने समय भी आपको लाल ही दिखाई देगा। किसका, विकिरण का देंगे, जल वाष्प के कारण का, धूल के कण के कारण, या प्रकीर्णन के कारण। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। किसका, प्रकीर्णन के कारण होता है ये, ठीक है। चलिए हम कुछ जानते हैं प्रकीर्णन के बारे में। देखिए जब सूर्य उगता है या डूबता है तो वह लाल दिखाई देता है, यह क्यों, क्या प्रकाश का प्रकीर्णन करेगा, याद रखिएगा स्कैटरिंग के कारण, ठीक है। जिससे छोटी तरंगदैर्घ्य वाले रंग जैसे कि नीला अधिक बिखर जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, इसको कहा था छोटी तरंगदैर्घ्य वाले, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा छोटी तरंगदैर्घ्य वाले रंग जैसे नीला अधिक बिखरता है, ठीक है। और जबकि लंबी तरंगदैर्घ्य वाले, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा था, तो लंबी तरंगदैर्घ्य वाले जिससे लाल रंग कम बिखरता था, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीला क्या था, सबसे ज्यादा बिखरता है, और लाल रंग कम बिखरता है, इसलिए सीधे हमारे आंखों तक पहुंच जाता है। तो ये चीज याद रखें, छोटी वाला बोलेगा तो नीला, और अधिक मतलब कम बोलेगा, कम तरंगदैर्घ्य वाले वाला तो लाल, याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, इथेन, अमोनिया, मीथेन या एथिलीन। चलिए बताइए। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन। तो बायोगैस का मुख्य क्या हो जाएगा, मीथेन। चलिए हम पढ़ते हैं आगे की और मीथेन की तरफ देखते हैं। देखिए बायोगैस, बायोगैस जिससे क्या गोबर गैस भी कह सकते हैं, तो बायोगैस गोबर गैस जानवे करते हैं। आइए एक नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, जो जैविक कचरे जैसे कि गोबर, शेष, अवशोष को अव्यय परिस्थितियों में सड़ाकर बनाया जाता है। तो ये आपको पता होगा बायोगैस क्या होता है। हमको क्या कहते हैं, उसको गोबर वगैरह को इकट्ठी करके उसको मतलब उसको कृत्रिम तरीके से अपनी प्रक्रिया द्वारा उसको बना सकता है, नवीकरण जिसको कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो वाला, ठीक है। इसका मुख्य घटक कौन है, बायोगैस का मुख्य रूप से कौन है, मीथेन, याद रखिएगा। मीथेन की मात्रा कितनी पाया जाता है, तो 55 to 65% पाया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कितनी पाया जाता है, 55 to 65, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 35 to 45, मतलब 35 to 40 के पास, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। याद रखिएगा मुख्य घटक कौन होगा, मीथेन। मीथेन में 55 to 65 पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 35 to 40 के आसपास पाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। तो बताइए आंख के रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। विटामिन का मैंने देखिए एक एक दो दो क्वेश्चन विटामिन के लेंगे, ताकि आपको विटामिन से जितना भी क्वेश्चन बनता है ना वो सारा कंटिन्यू सीरीज में वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो कौन सा लाभदायक होता है, तो इसका विटामिन ए हो जाएगा, ठीक है।
तो आंखों के लिए कौन सा विटामिन ए होता है, तो याद रखिएगा आंखों के लिए सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है। चलिए आप बताइएगा विटामिन ए के बारे में थोड़ा सा और कुछ कुछ बताइए कि विटामिन ए को हम मतलब किस नाम से जानते हैं, वही बताइए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं विटामिन ए के बारे में। चलिए तो विटामिन ए के बारे में देख लेते हैं। तो विटामिन ए क्या है, इसका दूसरा नाम क्या था, रेटिनॉल। तो याद भी रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। तो याद रखिएगा रेटिनॉल, रेटिनॉल, ठीक। चलिए दूसरा देख लेते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होता है, तो बोलिएगा रतौंधी, ये भी बताइएगा रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी नामक रोग होता है। तो क्या होता है इसमें से, शारीरिक विधि भार में कमी आती है और कॉर्निया में, आंखों में, त्वचा में उत्पन्न रोग हो जाता है। तो कॉर्निया में एक प्रकार का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। चलिए विटामिन बी, विटामिन बी का नाम तो जानवे करते हैं, विटामिन बी का नाम क्या आता है, बताइए आप लोग विटामिन बी का। चलिए तो चलिए विटामिन बी का देख लेते हैं। विटामिन बी का नाम क्या होता है, विटामिन बी का नाम होता है थायमिन। तो याद रखिएगा थायमिन, ठीक है। विटामिन बी का नाम होता है थायमिन, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, तो बेरी बेरी रोग, ये भी याद रखिएगा, बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग। विटामिन सी, विटामिन सी का नाम क्या था, एस्कॉर्बिक। तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, ठीक है। विटामिन बी का स्कॉर्बिक, इसका कमी से कौन सा रोग होता है, जिसमें से मसूड़ों में सूजन, दांतों में ब्लड आना, तो वो सारे जितने बीमारियां होते हैं तो ये विटामिन सी के कारण था। इसको दूर करने के लिए आंवला वगैरह खाना पड़ता है, ठीक है। चलिए विटामिन डी, विटामिन डी का नाम क्या था, विटामिन डी का नाम क्या होता है बताइए। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफिरोल। क्या है, कैल्सीफिरोल, याद रखिएगा कैल्सी, याद रखिएगा इसे कैल्सीफिरोल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, जिसमें रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, कौन सा, रिकेट्स नामक। तो ये भी सारा याद रखिएगा टोटल, ठीक है। और भी डिटेल बताएंगे बट इतना आप लोगों को काफी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगा तो क्या होगा, उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आ जाएगी, उसका भार में कमी आ जाएगी और उसका भार में वृद्धि हो जाएगी। चलिए बताइए। चलिए तो क्या हो जाएगा, उसके भार में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसके भार में कमी आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है, बताते हैं। देखिए देखिए क्या है, पृथ्वी को यदि क्या होता है तो चंद्रमा पे जाएगा तो उसका भार क्या था, 1/6 हो जाता है। मतलब कि यदि पृथ्वी पर 60 केजी का आदमी है, हम यदि उसको चंद्रमा पे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60 को 1/6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 केजी, मतलब 10 केजी का हो जाएगा ना। 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 केजी। तो वहाँ पे उसका वेट कितना होगा, 10 केजी। तो मतलब 1/6 भाग होता है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, उसका मतलब कि भार कम हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए कम होगा, भार उसका कम होगा, वेट कम होगा, परंतु बोलेगा द्रव्यमान, उसमें बोल देगा द्रव्यमान में क्या अंतर होगा, तो द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होगा। द्रव्यमान यहाँ का जो वेट द्रव्यमान उसका पृथ्वी पे वहाँ वायु मतलब कि क्या बोलते हैं, चंद्रमा में भी जाएगा तो उसका द्रव्यमान सेम ही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, कम होता है। तो ये भी याद रखिएगा, उसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में उसका कम होता है, इसीलिए वहां पे जाने के बाद उसके वेट मतलब कम हो जाती है। तो ये अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा आप लोग बेसिक, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सूखी बर्फ इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई आइस, ठीक। ड्राई आइस होती है ठोस, आपको पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। चलिए तो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। चलिए सूखी बर्फ को क्या बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा CO2, ठीक है। जो सामान्य बर्फ की तरह नहीं पिघलता बल्कि यह सीधे गैस में बदल देते हैं। ये नॉर्मल नहीं पिघलता, ये डायरेक्ट क्या गैस में परिवर्तन हो जाता है, तो याद रखिए गैस में बदलते हैं। आखिर सूखी बर्फ होता है क्या, यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का क्या ठोस रूप होता है, जो सामान्य बर्फ से बहुत ठंडी होती है, ठीक है। कितना देखिए कितना ठंडी होती है, देखिए -78 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं। देखिए -78 डिग्री, नॉर्मल हम लोग का 4 डिग्री 5 डिग्री जाते हैं तो पूरा एकदम कनकनी टाइप का होने लगता है। तो यहाँ क्या है -78, समझिए कितना ठंडा रहता है यार, पिघलने के बजाय या सीधा क्या हो रहा है, डायरेक्ट गैस में परिवर्तित, जिससे क्या कहता है, ऊर्ध्वापातन, इंग्लिश में बोलते हैं स्यूमिलिनेशन। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बढ़ते हैं। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है, तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु पूछा है, सोना, एल्युमिनियम, चांदी, पीतल। चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, चांदी। चांदी का सबसे मतलब चांदी जो ऐसी धातु है जो क्या था उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उष्मा का चालक वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो उष्मा को आसानी से प्रभावित होने देते हैं, जैसे कि कौन कौन धातु, जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ये भी एक्स्ट्रा याद रखिएगा। अब बोलेगा तरल पदार्थ में जो पाया जाता है कमरे के ताप पे, वो पारा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मरकरी, ठीक है, मरकरी। तो ये भी याद करिएगा। तो पारा इसी को बोला जाता है मरकरी, ठीक है। तो ये क्या था, कमरे के ताप पर मतलब तरल अवस्था में पाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं।
जब हम वायुमंडल के ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो हम वायुमंडल है जैसे ये वायुमंडल है, वायुमंडल हम ऊपर की ओर जाते हैं, देखिए वायुमंडल परत होती है, नीचे क्षोभ मंडल होते हैं, समताप मंडल होते हैं, मध्य मंडल होते हैं, बाह्य मंडल होते हैं और बहिर्मंडल होते हैं, ठीक है। अब बता देते क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में क्या होता है, थोड़ा सा बता देते क्षोभ मंडल में जहाँ पे यहाँ पे जितने भी क्या होते हैं, पानी के, बिजली संबंधी जितनी भी वर्षा संबंधी, तूफान संबंधी जो घटनाएं होती है, ये क्षोभ मंडल के अंतर्गत होता है, ठीक है। समताप मंडल में जो होता है हवाई जहाज जो उड़ती है, ये सब मध्यमंडल, ये मध्यमंडल है। मध्यमंडल में क्या होता है, जहाँ ओजोन परत, ठीक है, या उल्कापिंड जो आसमान से आके, उल्कापिंड जो आके यहाँ पे क्या होता है, जल जाती है, तो ये मध्यमंडल याद रखिएगा। ये वायुमंडल, वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में यहाँ पे क्या होता है, रेडियो सैटेलाइट वगैरह जो उड़ता है, ये वायुमंडल। और ये होता है बहिर्मंडल, बहिर्मंडल में क्या होता है, इस जगह पे जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, 2 गैस पाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 गैस पाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। टोटल मंडल 5 मंडल होता है, डिटेल में बता दिए, आप देख लीजिएगा, ठीक। तो ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, तापमान मतलब ताप कम हो जाता है, दाब कम बढ़ता है, ताप बढ़ता है तथा दाब कम हो जाता है, ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, ताप तथा दाब दोनों ही घटते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो क्या हो जाएगा, वायुमंडल में ताप और दाब दोनों घटते हैं, तो क्या बताइए, ऑप्शन नंबर डी, क्या ताप और दाब दोनों ही घट जाते हैं, तो इसीलिए ऊपर जाएंगे तो घट जाएगा, अपर जब हम नीचे की ओर बढ़ देंगे तो उसका ताप और दाब जस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। एक लुढ़कती हुई गेंद को कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। जैसे कोई गेंद है, आप गेंद को मारते हैं तो वो ऐसे लुढ़कते-लुढ़कते यहाँ तक जाए या यहाँ जाकर रुक जाती है। तो निम्न में से किसका कारण, क्या कारण है जो गेंद रुक जाती है अपने आप? वो नहीं तो कंटिन्यू जा सकते बट रुकती तो क्यों? पहला है घर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जड़त्व के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए। तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए घर्षण बल के कारण। तो घर्षण बल के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जो एक दूसरे को क्या कहता है, हम लोग एक दूसरे के वजह से क्या है, एक दूसरे को खिंचाव करते हैं, मतलब कि हर जो वस्तु जो एक दूसरे को खिंचाव करता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। जड़त्व किसमें कहते हैं, जो कोई भी वस्तु जो अपनी स्थिति में रहना चाहता है, ठीक है, उसी को जड़त्व कहते हैं, ठीक है। जो अपनी स्थिति में रहता है, जब तक उसमें कोई फोर्स ना दे, यदि फोर्स देते तो उसमें स्थान में परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को जड़त्व कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताना। अभी जस्ट बताए थे कैल्सीफिरॉल, टोकोफेरॉल, रेटिनॉल। चलिए बताइए। चलिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, याद रखिए। किसकी कमी से होता है, जिसको कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, दृष्टि जिसको देखने में परेशानी होता है, विटामिन ए। टोकोफेरॉल, अब आया टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल कौन सा है, विटामिन ई का नाम है, तो ये भी रखिए विटामिन ई, विटामिन ई। तो विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरॉल, ठीक है, तो याद रखिए। टोकोफेरॉल की कमी से क्या होता है, जिसको मतलब कि जनन क्षमता कमी होती है, जिसको बच्चा उच्चा नहीं होता है, बांझपन जो ये सब होता है, इसी को बोलते हैं टोकोफेरॉल, इसी की कमी से होता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। इसको ठीक करने के क्या होगा, जैसे तेल खाना, गेहूं, अंडे, ये सब सोयाबीन, ये सब उसका स्रोत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल किसका होता है बताइए आप लोग, कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का, तो ये भी याद रखें विटामिन डी का। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, जो रिकेट्स नमक, जिसको कि बच्चे में क्या होता है, ये शरीर में कमजोर हो जाना, पूरा मतलब कि दुबला पतला हो जाना, तो ये कैल्सीफेरॉल के कारण होता है, ठीक है। इसी की वजह से ये भी होता है, तो इसको पाने के लिए क्या है, सबसे अच्छा उत्तम स्रोत है सूर्य का रोशनी, जो मॉर्निंग में जब सूर्य का रोशनी आपको मिलता है, ये तो ये दूर हो जाता है, ठीक है। तो इतना ही आज का वीडियो इतना कंप्लीट हो गया, तो हम लोग कल मिलते हैं। वो और एक क्वेश्चन बच गया है, तो इसको कर लेते हैं। एक ही ताप तथा दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणु की संख्या समान है। तो एक ही ताप और दाब में अणु की संख्या समान, तो निम्न में से यह किसका नियम है, बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गेल्सोफ का आयतन संबंधी नियम है, एवोगाड्रो का परिकल्पना का नियम है। चलिए बताइए, ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है, इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, एवोगाड्रो का परिकल्पना का नियम। तो इस एवोगाड्रो क्या होता है, इसका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आज के इतने लिए छोड़ देते हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको पता ही है, चैनल को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और जो कोई भी नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। हम आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी का कंप्लीट सारा जीके जीएस सारा जीके का अलग सीरीज चल रहा है, जिसमें से साइंस का उसमें जीके जीएस रहेगा, नॉर्मल रहेगा, बट इस साइंस सीरीज में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप आराम से उसको कर पाइएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए टेक केयर, बाय बाय।